So note down everyone. So in today's class we'll begin probability. Okay. Now let us start with what is the meaning of probability first. Okay. So what do you mean by probability? Note down. So it is a branch of mathematics which deals with certainty and uncertainty of an event. Okay. So what we find, यहाँ पे हम लोग ये कैलकुलेट करने वाले हैं किसी भी चीज का होने या ना होने का संभावना को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोलते हैं. So what is probability? We can say it's a branch of mathematics which deals with the certainty and uncertainty of an event. मतलब किसी भी चीज का होने का या ना होने का संभावना को हम लोग मेजर कर सकते हैं with the help of this particular branch called probability. All right. Now to study this particular chapter probability, there are certain new terms associated with this particular chapter. So सबसे पहले वो सारे terms को के बारे में तुमको clear होना चाहिए कि सारा terms का मतलब क्या होता है. All right. So let's start with the terms. सबसे पहला term देखना एक बार. It is called random experiment. तो ये पहला term है जो तुम्हारे दिमाग, जो तुम लोग यहाँ पे ये term से हर एक question में तुम लोग मतलब लिखा रहेगा कि random experiment, a random experiment of tossing a coin, a random experiment of selecting a card from a deck of 52 cards, a random experiment of selecting a balls from a bag containing this number of balls. मतलब हम देखेंगे random experiment बहुत common term use होगा. तो random experiment का मतलब क्या होता है? Let us see. So what do you mean by random experiment? Random experiments are those experiments like tossing a coin जहां पे हमको पता है कि outcomes क्या होगा, but exact outcome can only be estimated. मतलब exact outcome को हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे मान लो tossing a coin एक random experiment है, but tossing a coin करने के बाद, एक coin को toss करने के बाद हमको पता है कि जो result है वो या तो head होगा या फिर tail होगा. Result क्या होगा? या तो head होगा या फिर tail होगा. लेकिन exact क्या आएगा हम लोग सिर्फ estimate कर सकते हैं. वो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम predict कर सकते हैं कि हाँ, मतलब अगर मान लो एक coin को toss करें तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? अगर हम head के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि 50% चांस है. हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है कि नहीं? एक कॉइन को सपोज एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि काश इवन नंबर आता है. तो इवन नंबर जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो कितने में से वो चीज आ रहा है बताओ? तो पूरा 6 चीज में से आ रहा है कि वो इवन नंबर आना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में जब इवन नंबर आ रहे हैं तो वो इवन नंबर 2 भी हो सकता है, वो इवन नंबर 4 भी हो सकता है, वो इवन नंबर 6 भी हो सकता है. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट वेयर आउटकम्स आर वेल नोन, but what will be the exact outcome that can only be estimated. Are you getting my point? मतलब एक एक्सपेरिमेंट जहां पे आउटकम्स क्या है हमको पता है कि वो वेल नोन है. मतलब जैसे कि कॉइन को टॉस करने से ऐसा नहीं है कि एक कॉइन को टॉस करने से बॉल मिल जाएगा, एक कॉइन को टॉस करने से हमको 2 मिल जाएगा, एक कॉइन को टॉस करने से हमको कार्ड मिल जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा ना. हमको पता है कि आउटकम्स आर वेल डिफाइंड, आउटकम्स आर वेल नोन, बट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आउटकम दैट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड. Are you understanding my point? That can only be estimated. So random experiments means experiments like tossing a coin, throwing a die, selecting a card from a deck of 52 cards. इस तरह के experiments को क्या बोलते हैं हम लोग? Random experiments बोलते हैं. All right everyone. अब देखो next. उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और हमको पता है कि एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसे एक्सपेरिमेंट है बताओ? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो जो सेकंड पॉइंट आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करके आउटकम्स क्या क्या होता है बताओ? तो हेड या फिर टेल. एक डाई को थ्रो करने के बाद आउटकम्स क्या क्या होता है? 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6.
तो ये सारे जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है इसका भी एक नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी में, एंड दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो अगर मान लो हम लोग को पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, तो अब मुझे दूसरा टर्म ये जानना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस क्या बताओ तो, एक सेट है, पहला पॉइंट एक सेट है, और वो सेट के अंदर क्या होगा, वो सेट के अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, वो सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड या फिर टेल। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन the outcomes, make sure that you write down under this bracket called braces। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखना। इस कर्ली ब्रैकेट के अलावा अगर हम कोई और ब्रैकेट रिप्लेस कर दे, कोई और ब्रैकेट रिप्लेस कर दे, या हम कुछ ना लिखे, ऐसे लिख दे हेड कॉमा टेल, तो ये भी रॉन्ग तरीका है। इसके अंदर हेड कॉमा टेल लिखेंगे, ये भी रॉन्ग तरीका है। इसके अंदर हेड कॉमा टेल लिखेंगे, ये भी रॉन्ग तरीका है। एंड विच इज द करेक्ट मेथड, दिस इज द करेक्ट मेथड। व्हाई, बिकॉज सेट मतलब हम लोग जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट्स को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हेन वी से सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस कम्स नेक्स्ट व्हेन यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन प्रोबेबिलिटी। क्लियर और नॉट? सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और करने के बाद ऐसा नहीं है कि वहां पे हमको आउटकम्स ही नहीं पता है। आउटकम्स तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आउटकम होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका हम वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। हम उसका वैल्यू हम ये नहीं बोल सकते कि वो होगा, एक कॉइन को टॉस करेंगे और हम बोलेंगे हेड आ जाए, तो क्या हेड आ जाएगा? नहीं, वो हम चीज को एस्टिमेट कर सकते हैं। हेड आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। हेड आने का चांसेस क्या है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक कर रहे हैं इसका नाम क्या है, चांसेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस। चांसेस ऑफ व्हाट? चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी चीज का होने का या ना होने का संभावना को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। अब दूसरा पॉइंट सैंपल स्पेस, तो ये मैंने बता दिया कि सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब जो भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, उस आउटकम्स को हम सारे एक सेट के अंदर लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। बट एक कॉइन को टॉस करने से ये आएगा, दो कॉइन को टॉस करने से क्या आएगा, लेट अस सी दीस थिंग्स इन डिटेल। सो एवरीवन नोट डाउन, दिस इज द करेक्ट वे। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस हियर? 2। एंड मेक श्योर दैट, अब अगर हम h, t लिखे या t, h लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि सेट के अंदर हम किस ऑर्डर में एलिमेंट्स लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा, हेड या फिर टेल। अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होगा, लेट्स सी। तो मान लो पहला बार में मैंने कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स हेड या टेल था। अगर मान लो पहला बार में हेड आ गया और दोबारा हम कॉइन को टॉस कर रहे, तो बताओ तो आउटकम्स क्या आ सकते हैं, हेड या तो टेल आ सकता है कि नहीं? दोबारा अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो दोबारा टॉस में हमारा रिजल्ट क्या दिख सकता है, हेड दिख सकता है या फिर टेल दिख सकता है। अगर पहला बार में टेल आया है और मैं दोबारा कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो ये हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अच्छा, बात समझ में है तुम लोग को? ये ट्री डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल स्पेस इन ट्री डायग्राम फॉर्म। जहां पे मैं ये बता रहा हूं कि अगर पहला बार में हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारा जो दो चीज जो आ रहा है वो क्या हो सकता है, या तो हेड या फिर टेल। अगर मैं दोबारा कॉइन को टॉस कर रहा हूं सेकंड बार, तो पहला बार अगर हेड आ गया था तो उसके साथ हम बाकी वापस किसको लिंक कर सकते हैं, हेड और टेल वापस आ सकते हैं। अगर पहला बार टेल आ गया तो वापस क्या आ सकता है, हेड नहीं तो टेल आ सकते हैं। सो व्हाट वी फाइंड कि हम इसको ट्री डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको अगर हम सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा h, h। ठीक है, मतलब अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो पहला कॉइन हेड शो करेगा और दूसरा कॉइन हेड शो करेगा, या फिर पहला कॉइन हेड शो करेगा तो दूसरा कॉइन टेल, या फिर पहला कॉइन टेल तो दूसरा कॉइन हेड, या फिर पहला कॉइन टेल तो दूसरा कॉइन टेल। So these are all possible outcomes if we toss coin 2 times. Now one more thing, make sure that if you have one coin and you are tossing 2 times, or if you have 2 coins and you are tossing a time once, that is same thing only. तुम खुद सोचो
क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जर्व करना। क्या ऑब्जर्व करना? कि अगर हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं? रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं? हेड हेड, पहला कॉइन पे हेड, दूसरा कॉइन पे हेड, पहला कॉइन पे हेड, दूसरा कॉइन पे टेल, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि अगर मैं कॉइन को दो बार टॉस करूं तो सैंपल स्पेस कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। अब बताओ, तो एक बार टॉस करने से अगर 2 आ रहा है, दो बार टॉस करने से 4 आ रहा है, तो 3 बार टॉस करने से कितना आएगा? 8 आएगा, 6 नहीं, याद रखना। क्योंकि हो क्या रहा है, पहला दो आउटकम का, हर एक आउटकम को 2 के साथ एसोसिएट कर किया जा रहा है, तो 2 2 जा 4। अगर मान लो मैं 3 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो आ गया हेड हेड, तो वापस से कितने के साथ ये एसोसिएट हो सकता है? वापस से ये चीज को 2 के साथ, वापस से इसको 2 के साथ, वापस से इसको 2 के साथ, वापस से इसको 2 के साथ। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि 4 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आउटकम्स आ रहा है। देखो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये 1 2 3 4। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉरी फॉर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। तो ये हो गया ट्री डायग्राम मेथड। तो कहने का मतलब है कि अगर एक पॉइंट को हम एक बार टॉस करें तो 2 आउटकम्स आ रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 4 आउटकम्स आ रहे हैं, 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 8 आउटकम्स आ रहे हैं। तो n बार टॉस करने से कॉइन्स का कितना आउटकम्स आएगा? अगर मान लो मैं कॉइन को m बार टॉस कर रहा हूं तो 2 टू द पावर m हो जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं m बार टॉस कर रहे हैं, तो अगर हम एक कॉइन को m बार टॉस करें तो 2 टू द पावर m इज योर सैंपल स्पेस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कॉइन के बारे में। अब हम देखेंगे डाइस, क्या बोलते हैं, डाइस के बारे में, डाई के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स, इससे क्या होगा, पूरा सैंपल स्पेस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कॉपी करो फटाफट। Now see, we are still in sample space and we're trying to find out कि sample space लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में देखा और कॉइन्स के बारे में ये क्लियर तो हो गया। तो अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स? If a coin is tossed 4 times, what is the total number of sample elements in the sample space? It is 2 to the power 4, how much? 16. All right everyone, अब देखो नेक्स्ट। एक डाई को एक बार टॉस करेंगे हम लोग, तो आउटकम्स क्या होगा बताओ तो? एक डाई है, उसको एक बार टॉस किए तो आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 आउटकम्स आएगा। अगर मैं मान लो डाई को 2 बार टॉस करूं, if a dice is thrown 2 times or if one die is tossed twice, that means the same only, है कि नहीं? क्योंकि हमको ऑब्जर्व करना है कि पहला बार में क्या है और दूसरा बार में क्या है कि नहीं? तो मान लो तुम्हारे पास एक ही डाई है और उसको मैं 2 बार टॉस करके देखना चाहता हूँ, या तुम्हारे पास 2 डाइस है और तुम उसको एक बार में टॉस कर दो, देखो कि पहला डाइस में क्या है, दूसरा डाई में क्या है, एक ही बात हुआ। अगर मान लो मैं एक डाई को एक बार थ्रो करूं तो सैंपल स्पेस कितना है? 6 आ जाएगा। अगर मैं एक डाई को 2 बार टॉस करूं, 2 बार थ्रो करूं, सॉरी टॉस नहीं, तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? देखो, एक रिजल्ट को हम आगे कितने के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? एक को 6 के साथ कर सकते हैं, फिर दूसरा को भी 6 के साथ, ऐसा टोटल कितना चीज है? तो कितना टोटल आउटकम्स हो गया? 6 6 जा। लॉजिक आ रहा है कि नहीं? देखो तो हम लोगों ने ये चीज मल्टीप्लीकेशन रूल में किया था, याद करो कि अगर एक चीज को, ऐसा टोटल 6 चीज है, एक के साथ हम एक को 6 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं फर्दर, इसको भी हम 6 के साथ फर्दर एसोसिएट कर सकते हैं, इसको भी 6 के साथ। तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते 6 6 जा 36। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं एक डाई को एक बार थ्रो करूं तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 6। अगर मैं एक डाइस को 2 बार फेंकूं तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब ये हुआ कि एक डाइस को अगर हम m बार फेंके तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, 36 सैंपल स्पेस में मतलब बना के मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से उस चीज को ऑब्जर्व करना सबको। व्हाट इज दैट? जैसे मान लो मैं एक डाइस को 2 बार फेंक रहा हूं, थ्रो कर रहा हूं, तो आउटकम्स क्या क्या होगा? 36 आउटकम्स होगा। क्लियर है? होगा ना 36 आउटकम्स? तो वो क्या क्या आउटकम्स होगा देखना है। इट इज 1,1 1,2 1,3। मैं ये बनाना नहीं दिखा रहा, बनाने के बाद जो पार्ट है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। 1,4, ये तो सबको आते हैं। 1,5 and 1,6, 2,1 2,2,
Okay, then we have 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. Then we have 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6. Actually, I'm not trying to show you how to make these elements. I mean, how to write down the sample space if a die is thrown 2 times. This is not my main objective. My main objective is to show you all, listen here, कि total 36 outcomes आ रहा है. पैटर्न ध्यान से देखना है. पैटर्न, ये पैटर्न क्या देखना है? देखो ध्यान से, ये तुम्हारा हो गया पेयर जिसका सम 2 आएगा. देखो देखो ये डायगोनली ये हो गया पेयर जिसका सम क्या है 3 आ रहा है. डायगोनली अगर देखो तो ये पेयर वो पेयर है जिसका सम 4 आएगा. डायगोनली ये वो पेयर है जिसका सम क्या आएगा बताओ तो 5 आएगा. डायगोनली ये वो पेयर है जिसका सम 6 आएगा. देखो ध्यान से, ये पैटर्न को तुमको ऑब्जर्व करना. ये वो पेयर है जिसका सम 7 आएगा. ओके, देन दिस इज दैट पेयर whose sum is 8. This is the pair whose sum is 9. This is 10. You can, I mean, make properly in your copy. Okay, 10 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 11 और ये हो गया 2. ठीक है, ध्यान देना एक बार. तुम अगर देखो तो ये पेयर क्या है? ये वो पेयर है जिसको ऐड करने से एलिमेंट मतलब नंबर्स को, डाइस का जो रिजल्ट है, डाई का जो रिजल्ट है इसको ऐड करने से जो सम है वो क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो ये वो सब पेयर है जिसमें डाई के जो रिजल्ट है उनके वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो सम क्या आ रहा है बताओ तो 3 आ रहा है. देखो यहाँ पे 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1, 4 आ रहा है. यहाँ पे देखो 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, 5 आ रहा है. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल. और पता है इसका बहुत सिंपल तरीका है, इसको याद रखने का भी बहुत सिंपल तरीका है. क्योंकि यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है बताओ तो 1 2 3 4 5 6. अब तुम दिमाग में इमेजिन कर लो कि मिनिमम सम क्या होता है. पता है तुमको अगर जानना है कि कितना सारा पेयर है जिसका सम 2 है, तुमको वो बनाना भी नहीं पड़ेगा. हम बताते हैं 2 - 1 कितना है? 3 - 1, 4 - 1, 5 - 1, काउंट करो, 6 - 1, 2 3 4 5, 7 - 1. बस उल्टा चले जाओ, रिवर्स. 6 आया ना यहाँ पे, 6 के बाद 5 4 3 2 1 ऐसे करके तुम याद रख सकते. टेक्निक है जिससे तुमको ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा. टेक्निक ये वो है जिससे ज्यादा तुमको खोजना नहीं पड़ेगा कि कितने सारे ऐसा पेयर है. तुमको अगर कोई पूछे, अब देखो यहाँ पे ये हटाए थे, अगर तुमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर whose sum is 4, 3, 4 - 1. हाउ मेनी पेयर्स आर देयर whose sum is 7, 6. उसके बाद तुमसे पूछा जाए 8, तो बस अब क्या करना, उल्टा जाना, 5 होगा. तो तुम याद रखो दिमाग में 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या होता है, रिवर्स में जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो इस तरह से तुम डिटरमाइन कर सकते हो. हाउ मेनी पेयर्स आर देयर व्हिच इज अ डबलेट. हाउ मेनी पेयर्स आर देयर व्हिच इज अ डबलेट. 6. डायगोनली देखो, सारा डायगोनली है. सो बहुत कुछ है इसके अंदर. एक बार तुम अपने कॉपी में इसको लिख करके और अच्छे से ऑब्जर्व करो. कॉपी में जब लिखना तो प्रॉपर तरीके से लिखना. ये नहीं कि ये लिखा यहाँ पे, नेक्स्ट बार में ये 2,1 यहाँ लिखो, तब वो बढ़िया पैटर्न नहीं समझ में आएगा तुमको. इसको प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में बना के और ये चीज को लिखोगे. Everyone do first. So we have seen, I mean sample space related to coins, sample space related to dice. Now we'll see sample space related to selection. मतलब जैसे कार्ड्स में से अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा. अच्छा, दिमाग में ये क्लियर हो रहा है सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है. जब मैं बोल रहा हूँ सैंपल स्पेस मतलब जब जो भी मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो भी और पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस बोलते हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक बार ध्यान से नोट करना. सपोज मान लो, लेट्स से कि एक बैग में देयर आर टोटल 4 रेड बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स. सपोज एक बैग में इतने सारे बॉल्स, डिफरेंट कलर के बॉल्स है. ठीक है, और मुझे यहां से एक ही बॉल चूज करना है. कितना बॉल चूज करना है, एक ही बॉल सिर्फ चूज करना है.
तो तुम अपने आप को इमेजिन करो कि तुम क्या क्या बॉल चूज कर सकते हो। इस 4 रेड बॉल से कोई एक, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस कितना है, 4। यहाँ पे कितना ऑप्शन है, यहाँ पे कितना ऑप्शन है, तो ऑल टुगेदर कितना ऑप्शन है, 18 हुआ ना। तो अगर तुम एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर सेलेक्टिंग वन बॉल, if you are selecting one ball, sorry, so what is the number of sample space? The total number of sample space is how much? 18. Because अगर मान लो हम एक बैग में इतना सारा बॉल्स है और मैं एक ही बॉल चूज कर रहा हूं, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 18 पॉसिबिलिटीज। मतलब हम या तो अब हम उसको सैंपल स्पेस के अंदर लिख के नहीं दिखा सकते, दैट इज नॉट आई मीन पॉसिबल कि पूरा ये 18 आउटकम्स को R1 R2 ऐसे लिख के दिखाएं, समझ रहे? तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम सैंपल स्पेस के कितने अंदर एलिमेंट्स है उसके अंदर, वो हम डायरेक्ट यहाँ पे 18 लिख रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया तुम्हारा 18। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इफ आई एम सेलेक्टिंग 3 बॉल्स, मान लो तुम बैग में सपोज अपना हाथ बैग में लगा दिया, रैंडमली तुम देख करके 3 बॉल्स को चूज करें, तो वो 3 बॉल्स क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तीनों रेड आ सकता है, तीनों ब्लू आ सकता है, तीनों ग्रीन आ सकता है, एक रेड आ सकता है, एक ग्रीन आ सकता है, एक ब्लू आ सकता है, मतलब ऐसे करके बहुत कुछ आ सकता है, 3 बॉल्स। तो कितने वे से हम 3 बॉल चूज कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये सवाल आता है कि हम यहाँ पे कौन सा टर्म आ रहा है बीच में, कौन सा चूज कर सकते हैं? तो बताओ, तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे मुझे 3 बॉल चूज करना है। सो इसका मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स, इट इज 18 C 3 वेज। समझ में आया तुम्हें? यस, समझ में बात मेरा? मतलब यहाँ पे अगर हम 3 बॉल्स को चूज कर रहे हैं, इफ आई एम सेलेक्टिंग 3 बॉल्स, तो मैं बोल ही रहा हूं सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब क्या, कॉम्बिनेशन। और अगर मैं बोलूं अरेंज, अरेंज मतलब क्या, परम्यूटेशन। तो सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूं कि टोटल 18 बॉल्स में से 3 बॉल्स कितने पॉसिबल वे से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, 18 C। बट अगर मान लो एक ही बॉल चूज करना है, तो मुझे दिख रहा है ना, कर मान लो यहाँ पे सपोज यहाँ पे टोटल 6 गर्ल्स है और 4 बॉयज है, और मुझे एक को चूज करना है, तो हमारे पास कितने पॉसिबल वेज है, 10 वेज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 18 में से मुझे 3 बॉल्स को चूज करना है, तो हमारे पास टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है, 18 C 3 वेज टोटल पॉसिबल वेज। समझ में? नहीं, एक्चुअली हमारा दिमाग से है ये चीज, मतलब हमारा मतलब हम लोगों का दिमाग से, मतलब कहने का मतलब है कि मान लो मैं तुमको ये बोलूं मैं तुमको कि यहाँ पे तुम्हारे पास 2 बुक है, एक बुक को चूज करो, तो कितने वे से तुम एक बुक, तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि सिंपल सा चीज में जब एक चीज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्यों फॉर्मूला, मतलब इस तरह का क्यों लगाएंगे? प्रॉब्लम तो तब अराइज होता है ना जब एक से ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब तुम बोलोगे सर 18C1 मैंने गलत कहाँ बोला, मैंने ये नहीं तुमको बोला कि तुमने गलत बोला, बट एक्चुअली 18C1 मतलब 18 ही होता है, तो वहां अपना दिमाग भी लगाओ 18। जहां पे अपने लोग हम लोग एक जैसे 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कि नहीं, दैट इज 18C3। यहाँ पे तो दिख रहा है कि हमको 18 बॉल्स में से एक बॉल चूज करना है, तो 18 इज ऑप्शन। नेक्स्ट, अब हम बताते हैं कार्ड्स के ऊपर, ठीक है, कार्ड्स के ऊपर सैंपल स्पेस बताए, लेकिन पहले कार्ड्स को मैं समझा दूं, ठीक है। कार्ड्स के बारे में मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा तुम लोगों को शायद पता होगा, ठीक है। आई थिंक आई गेस, आई डोंट नो इफ आई एम नॉट, आई मीन शायद हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को मेरे से भी ज्यादा पता होगा कार्ड के बारे में। जैसे कि ध्यान देना एक बार, टोटल एक जो डेक होता है ना, मतलब पूरा पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं बताओ तो? 52, 54 या 53, कितने सारे होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें जोकर को नहीं, ठीक है, जोकर को हम लोग उसमें इंक्लूड नहीं करते। अब ध्यान देना एक बार, ऐसा नहीं है, 52 कार्ड्स को हम 2 कलर का कार्ड्स में डिवाइड कर सकते। मतलब अगर रंग के हिसाब से देखें ना, तो पूरा 52 कार्ड्स में 2 तरह का कलर ही पाया जाता है उसमें, एक रेड वाला कार्ड का कलर पाया जाता है और एक ब्लैक कलर कार्ड पाया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कलरिफाइड सब डिवाइड, on the basis of colorified divide, we have got 26 red cards and 26 black cards, ठीक है? Is this clear everyone? अगर हम मान लो सूट्स का मतलब उस पे अलग अलग, मतलब जो बोलते हैं ना, इमेजेस बनाए रहते हैं, तो उस इमेजेस को या सूट्स बोलते हैं, सूट्स पहना हुआ, मतलब
उन पे कुछ ना कुछ अलग अलग इमेजेस होते हैं, ठीक है, इमेजेस होते हैं। तो अगर हम इमेजेस के हिसाब से देखें तो एक्चुअली 4 पार्ट्स में सब डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में। रेड के अंदर 2 पार्ट आते हैं, ठीक है, सूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सूट्स। रेड के अंदर दो पार्ट टाइप आते हैं और ब्लैक के अंदर भी 2 टाइप आते हैं, 2 तरह का इमेजेस आते हैं। मतलब इसको आधा आधा पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें क्या होता है, हार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं हार्ट्स? 13 होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे डायमंड्स होते हैं। डायमंड्स कितने होते हैं बताओ तो? वो भी 13 होते हैं। मतलब देयर आर टोटल 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स होते हैं। और अगर हम कलर के हिसाब से देखें तो कलर के अंदर भी 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल कार्ड नंबर कार्ड्स में डिवाइड होते हैं, 2 अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ पे तो होता है तुम्हारा स्पेड्स जो कि 13 होते हैं, और यहाँ होता है क्लब्स, वो भी 13 होते हैं, ठीक है। मतलब देखा जाए, सुनना एक बात, वो छोड़ो क्या क्या होता है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब हमको ये जानना पड़ेगा कि अगर तुमसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि 52 कार्ड्स में 2 कलर का कार्ड होता है तो तुम क्या बोलोगे? यस, 26 ब्लैक, 26 ब्लैक। ओवर। तुमसे अगर कोई पूछे कि 4 सूट्स में 52 कार्ड डिवाइड होता है तो सूट्स क्या क्या होता है? स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स। स्पेड्स के अंदर कितना कार्ड होता है? 13। क्लब्स के अंदर कितना होता है? हार्ट्स के अंदर? तो इस तरह करके 13 13 होता है। अब बोला पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सा कलर वाला ये सूट्स है, तो तुम बोलोगे कि हार्ट्स और डायमंड्स रेड कलर का होता है और स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक कलर का होता है। काम खत्म। उसके अंदर क्या होता है एग्जैक्ट, डायमंड शेप में कैसा शेप होता है और क्या क्या बोलते हैं वो सब कोई मतलब नहीं हिंदी में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये 13 के अंदर क्या होता है, देखो एस होता है, एस कार्ड, ठीक है, जिसपे ए ही लिखा रहता है, तुम देखना, ठीक है, देखना तुम, उसके ऊपर ए ही लिखा रहता है सिर्फ, उस पर नंबर 1 2 3 ऐसा नहीं लिखा रहता, उस पर ए अल्फाबेट ए होता है। उसके बाद होता है तुम्हारा 2 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं। 2 लेके 10 तक क्या होता है? नंबर्स होते हैं। और उसके बाद क्या होता है पता है? वापस से के, क्यू और जे होते हैं। किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, जोकर नहीं। हाँ सर, जे हाँ वही जे क्यू के बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह लिसन है, इसी तरह जो है हर एक के अंदर इस तरह से डिवीजन होता है, ठीक है। मतलब हार्ट्स होगा तो हार्ट्स का उसमें शेप बना रहेगा, रेड शेप होगा, सॉरी रेड कलर होगा और उसके अंदर ए लिखा रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा रहेगा, एक में के लिखा रहेगा, एक में क्यू लिखा रहेगा और एक में जे लिखा रहेगा। और आई अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। उसी तरह से अगर मान लो डायमंड्स वाला क्या होगा? डायमंड का शेप होगा, डायमंड का कार्ड शेप नहीं होगा, कार्ड तो कार्ड ही रहेगा, कार्ड पे डायमंड का एक इमेज होगा और उसके बाद तुम्हारा रेड कार्ड होगा और उसके अंदर एक कार्ड होगा ए लिखा हुआ, एक कार्ड होगा 2 लिखा हुआ, 2 से लेके 10 तक, फिर क्यू के जे लिखा हुआ। समझ में आया बात मेरा? सो आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे तुमको सबसे इंपॉर्टेंट समझना वो ये है पॉइंट कि कितने सारे ऑनर कार्ड्स होते हैं, HONOUR, ठीक है, कितने सारे ऑनर कार्ड्स होते हैं। तो ध्यान देना, ऑनर कार्ड्स का मतलब क्या होता है, और एक होता है फेस कार्ड्स, एक होता है ऑनर कार्ड और एक होता है फेस कार्ड्स। एक काम करते हैं, पहले यहाँ फेस लिख देते हैं, ठीक है, फेस कार्ड्स। अब बताओ मुझे फेस कार्ड्स कितने होते हैं? किंग क्वीन जैक तो एक मेरा इतना होता है, तो इसके अंदर किंग क्वीन जैक, इसके अंदर किंग क्वीन जैक, इसके अंदर किंग क्वीन जैक, मिला कितना हो गया? 12 कार्ड्स। मतलब टोटल फेस कार्ड्स कितना होता है? 12। यहां मैं लिख देता हूं किंग, क्वीन और जैक। इससे क्या होगा तुम लोगों को समझ में आएगा, इससे क्या होगा समझ में आएगा तुम लोग, ठीक है। तो किंग क्वीन जैक को अगर फेस कार्ड बोलते तो ऐसे कितने हो गए? 4 3 12। ऑनर कार्ड कितने होते हैं? एस को भी मानते हैं हम लोग, किंग को, क्वीन को और जैक को। मतलब एस को मान ले लो और फिर फेस कार्ड्स को ले लो, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑनर कार्ड्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? 16। मतलब ए नहीं, अल्फाबेट कार्ड नहीं, ऑनर कार्ड। ऑनर नहीं वैसे नहीं, ऑनर मतलब वो उनका कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ वैल्यू है उसमें। जब खेल होगा तो उस खेल में उन कार्ड्स का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, अलग वैल्यू होता है, इसीलिए उसको ऑनर कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये चेहरा वाला कार्ड है, फेस कार्ड्स, उसमें तुम देखना कुछ लगेगा कि कुछ आदमी वादमी है उसके अंदर, ठीक है, इसीलिए उसको फेस कार्ड्स बोलते हैं। और इसमें लगता है और इनका कुछ वैल्यू होता है, एस का भी बहुत बढ़िया वैल्यू होता है, बहुत ज्यादा ही वैल्यू होता है, जबकि उसके बाद किंग का, क्वीन का और जैक का भी वैल्यू होता है। ओके, अब इसको एक बार कॉपी करो फटाफट। एवरीवन नोट डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? पॉइंट नंबर 3, ध्यान देना। So what is the meaning of event in probability? Please everyone pay attention.
देखो हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट को पढ़ लिया क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा सैंपल स्पेस क्या होता है, अब हम देख रहे हैं इवेंट। सो व्हाट डू मीन बाय एन इवेंट? इवेंट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इज टर्म्ड एज एन इवेंट। एक इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या, टॉसिंग अ कॉइन। तो टॉसिंग अ कॉइन मतलब क्या, मैं खेल, मतलब क्या ऐसे थोड़ी ना उछाल रहा हूँ टाइम पास नहीं, मतलब मैं टॉस कर रहा हूँ तो मैं कुछ सोच रहा हूँ दिमाग में, काश हेड आ जाए, हेड नहीं है, फिर दोबारा मैंने टॉस किया, काश हेड आ जाए, हेड आ जाए, मतलब आ भी सकता है उसमें। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं जो चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो जरूरी है कि वो आ ही जाएगा? वो मेरा एक्सपेक्टेशन है, राइट, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ वो चीज एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उस एक्सपेक्टेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट बोलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो ये जो गेटिंग हेड जो है ना, ये क्या हो गया बताओ तो? एक इवेंट हो। इवेंट का मतलब क्या होता है? जिस पर्टिकुलर चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं उस पर्टिकुलर चीज को इवेंट डिक्लेयर किया जाता है, माना जाता है। एंड इवेंट इज ऑलवेज, मेक श्योर दैट इवेंट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट हमेशा एक सैंपल स्पेस का पार्ट होता है, मतलब इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस के अंदर ही बिलोंग करता है। अब तुम मान लो एक कॉइन को टॉस करके बोलोगे काश ताश आ जाए, ताश का पत्ता, ये तो मतलब हो गया कि तुम अलग ही दुनिया में हो, मतलब कहने का मतलब आराम से, मतलब तुम कुछ सोच नहीं रहे, मतलब एक कॉइन को टॉस करने के बाद तुम एक्सपेक्ट करोगे कि काश इवन नंबर आ जाए, इट कैन नेवर हैपन, बिकॉज इवेंट इज व्हाट? इवेंट मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन, एंड दैट विल ऑलवेज बिलोंग टू द सैंपल स्पेस। वो सैंपल स्पेस के अंदर ही बिलोंग करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और याद रखना, इवेंट का डिक्लेरेशन से सम का जो मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे कि मान लो, अगर हम मान लो ये बोलते हैं कि गेटिंग एन इवेंट, गेटिंग अहेड, तो हम क्या मान सकते हैं? लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अहेड। मतलब मैंने अगर मान लो इवेंट ऑफ गेटिंग हेड को ई से डिनोट कर दिया, मतलब अब मुझे इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। मैं अगर मान लो पी मतलब प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट के अंदर ई लिख दूं, मतलब ये बात एक ही है। गेटिंग अहेड ना लिख के हम ई लिख दें तो बात बराबर है। मतलब क्या हुआ? ई लिख से अगर मैंने इवेंट को डिक्लेयर कर दिया तो रीडेबिलिटी इजी हो गई। मतलब हमको अब बार बार ये गेटिंग हेड ये ना लिख करके हम पी ऑफ ई लिखते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? ई मतलब क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। ऑलराइट, अब जैसे मान लो एक कॉइन, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में सीरीज हो रहा है कि नहीं? अब मान लो नेक्स्ट क्या सीरीज है? ओडीआई सीरीज है कि नहीं? तो मान लो इंडिया और वेस्ट इंडीज में कौन ओडीआई सीरीज जीतेगा? तो मान लो लेट ई बी द इवेंट दैट इंडिया विल विन द ओडीआई सीरीज। ठीक है, तो लेट ई बी द इवेंट दैट इंडिया विल विन ओडीआई सीरीज, है कि नहीं? तो मान लो इस पूरे पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं? ई डिनोट कर रहे हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते हैं, देखना एक बार, पी ऑफ ई लिखते हैं, मतलब समझ में आ रहा है? पी ऑफ ई मतलब इवेंट दैट इंडिया विल विन द ओडीआई सीरीज। मतलब इवेंट का डिक्लेरेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 में तुम लोग कोई भी चीज का इवेंट को डिक्लेयर करके नहीं करता, डायरेक्ट आंसर प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में गेटिंग है, आंसर हाफ, तो इस तरह से करता था तुम लोग शायद क्लास 10 में। लेकिन अभी 11 में तुमको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेंट को डिक्लेयर करके और सम को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज तुम लोग को सीखना है। एंड लास्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला कैसे जाता है? It is the ratio of number of favorable outcomes to this event. इस इवेंट का कितना बार उस सैंपल स्पेस में अकर कर रहे हैं वो लिख दो ऊपर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ योर नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन जितना बार है सैंपल स्पेस में उसको काउंट करके ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबिलिटीज। इस पर्टिकुलर रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो टॉस करने के बाद या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। अगर तुमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? नीचे आ जाएगा पूरा सैंपल स्पेस, दो सैंपल स्पेस है, और उस सैंपल स्पेस में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना बार है? दो बार में, एक बार। सो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। So what is probability? Probability is the ratio of your expectation divided by the total expectation, by the total sample space. All right.